दोस्तों, अब ओपिनियन पोल की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताऊं कि पिछले 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड की क्या स्थिति थी। उस समय जो दलीय स्थिति थी 2017 की, वो ये है कि बीजेपी के खाते में टोटल, पहले बता दूं कि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन में सबसे ऊपर उत्तराखंड का नाम है, और कुल सीट जो है वहां पर विधानसभा की 70 हैं, और 70 में से किसी को भी सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए, 36 सीट्स। अब लेकिन 2017 में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई थी। 57 सीटें, 57 सीट्स बीजेपी के खाते में आई थी, और जबकि कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी। बीजेपी को 46.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 33.5%, और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई थी, 20% वोट। तो 57 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 11 और अदर्स 2। यह स्थिति थी 2017 की। आज की तारीख में पुष्कर सिंह धामी से पहले तीरथ सिंह रावत के समय में चुनाव अगर करवाए जाते तो क्या स्थिति होती, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से आपको अब स्क्रीन पे मैं कहूंगा लेकर आए कि उत्तराखंड में आप देखिए कि आज जो 3 दिन पहले की स्थिति जो है वो ये दिखाई दे रही है कि बीजेपी के खाते में 28 से 30 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 37 से 39 सीटें जाती हुई, और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ओपिनियन पोल, और इस हिसाब से कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये पुष्कर सिंह धामी के पहले बता रहा हूं, और तीरथ सिंह रावत, उनके साथ और भी जो नेता हैं और बाकी लोग, अब क्या गणित बनता है, बहुत लोग कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, उनका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, ये तमाम बातों के साथ में ये दिखाई दे रहा है कि 28 से 30 सीटों पर सिमट जा रही है बीजेपी, और 37 से 39 सीटों पर सिमट रही है कांग्रेस, जबकि 2 से 4 सीटों पर अदर्स में हो सकता है, जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, और भी कुछ पार्टियां हैं उनकी बातें अभी हो रही थी। तो मैं सीधे दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। ये ओपिनियन पोल हमारा पिछले 1 सप्ताह 10 दिन का कलेक्ट किए हुए डाटा हैं, और जो 3 दिन पहले के हैं। इस आधार पर, इस ओपिनियन पोल को देख करके सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आप क्या कह रहे हैं। आप वहां बैठे हुए हैं, बहुत कुछ नजदीक से देख रहे हैं, और थोड़ा पुष्कर सिंह धामी को अलग रख करके इस ओपिनियन पोल पे मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे। जी, राजीव जी, ऐसा है कि हकीकत तो यही है कि अभी यहाँ ओपिनियन बननी अब शुरू होगी। जो एक्चुअल ओपिनियन जो पोल के लिए होती है वो अब बननी शुरू होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टी में उठापटक है। भाजपा ने तो अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी में इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद से नया संकट आ गया है। विधायक दल के नेता के चयन का मसला लटका पड़ा है, सोनिया जी पर डाल दिया गया है। उसके अलावा पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के हरीश रावत जी और दूसरे खेमे में लड़ाई चल रही है। तो ये दोनों ही सेनापति अपनी अपनी सेना इस तरह सजाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पुष्कर सिंह धामी कैसा फेस बनते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो पहले का जो आप ये जो उससे जैसे आपने बताया कि पिछले दिनों का पोल है, ये सच के कुछ करीब हो सकता है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से। देखिए, बात यहाँ पर है इनकम इनकम और कुछ वैसा हो सकता था। हम लोग भी यही आकलन कर रहे थे कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो कई जगह लग नहीं रहा था कि कांग्रेस कई फाइट में है, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने मुफ्त में वोट दे दिए, ले जाओ भाई, क्योंकि उनको भाजपा को हराना था। एनसीपी का तो अपना कैडर था। तो उस तरह की स्थितियां उत्तराखंड में बन सकती थी। ये हैं स्थितियां कि भाई लोग भाजपा से नाराज हैं। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, और जो सबसे ज्यादा फैक्टर बनाए वो त्रिवेंद्र सिंह जी ने बनाए। त्रिवेंद्र सिंह जी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। सबसे बड़ा निर्णय तो आजकल एक नया कैंपेन चला है कि उत्तराखंड में जो है वो एक भू कानून होना चाहिए। यहां था साहब, हिमाचल जैसी स्थितियां थी कि बाहर के आदमी आए, उनको वो सीमित मात्रा में जगह लेके मकान बनाए रहे, लेकिन खेती की जमीन न खरीदें। अब त्रिवेंद्र सिंह जी ने खुली कर दी, आ जाओ भाई, और मालदार लोगों, और जमीनें खरीदो। एजुकेशन के नाम पे खोलो, होटल इंडस्ट्री के नाम पे खोलो, तीसरी चौथी इंडस्ट्री के नाम पे खोलो, एजुकेशन के नाम पे खोलो, और आ जाओ।
इस बीच लगता है कि और बहुत कुछ हुआ है, कई बड़े लोगों ने यहाँ जमीन का, बाबा रामदेव यहाँ के आ, उद्योग आयुर्वेद के उद्यमी ही नहीं हैं, वो जमीन के भी बहुत बड़े स्वामी हैं। और इस बीच उनका बड़ा बड़ा है। यहाँ हिंदुजा बंधु भी आए, यहाँ गुप्ता बंधुओं का जो नजर, बड़े बड़े लोग, अंतरराष्ट्रीय लोगों की नजर उत्तराखंड में पड़ी। और दिल्ली में जो लोग हैं, हरियाणा में जो लोग हैं, यूपी के जो करीब के लोग बाग हैं, उन लोगों ने भी उत्तराखंड में खूब सर्वे किया जमीनों का। तो ये फैक्टर इससे लेकर के पहाड़ों में बड़ी नाराजगी है। और भी फायदे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑथर बनाया उन्होंने, जिला विकास प्राधिकरण बनाया। पुरोहित अलग नाराज हैं कि साहब आपने हमारा देवस्थानम बोर्ड में क्या ऊपर से अफसरों को बिठा दिया, अंबानी जी के बेटे को हमारे सर पे बिठा दिया, इसका क्या मतलब होता है। ढेर सारी बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार के खिलाफ रुझान बना हुआ था। और उन परिस्थितियों में ये जो सर्वे आया है आपका, वो सही लगता है कि हाँ, यहाँ की जनता नाराज है। और जहां तक थर्ड अदर्स में जो आम आदमी पार्टी का है, तो आम आदमी पार्टी के पास अभी तक चूंकि कोई ढंग का फेस नहीं है। ले दे के कर्नल कोठियाल उनके एक चेहरे सामने आ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी ताल ठोंक रहे थे। और एक दो फुटकर चेहरे हैं, लेकिन इतना वजनदार कोई चेहरा आम आदमी पार्टी के पास नहीं है कि वो बीजेपी को सीधी टक्कर दे सके आज की डेट में। तो कांग्रेस की तरफ अगर वोट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, सीट ज्यादा दिखा रहे हैं, तो ये उस पिछली परिस्थितियों में जायज लगता है। लेकिन अब आगे चीजें चेंज होंगी, नए ढंग से ओपिनियन बनेगा पोल के लिए। और वो फिर बताएगा कि अगर आप आज से 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जो सर्वे करेंगे, उसके रिजल्ट शायद डिफरेंट होंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होंगे होंगे। हो सकता है तब तक आम आदमी पार्टी गियर अप हो, इन पार्टियों में टूट फूट शुरू हो जाए, कुछ इधर से उधर पाला बदल के खेल शुरू होंगे, तो वो एक नया समीकरण बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया। जयशंकर जी, थोड़ा आपके पास भी आना चाहूँगा इन आंकड़ों को देख करके। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे गोवा से पांडुरंग गांवकर जी। और गोवा भी अब आने वाले समय में चुनाव पर बिल्कुल उस पर भी नज़र है। और गोवा, आप याद कीजिए, गोवा और मणिपुर, जहां सरकार किसी और की बननी थी और सरकार किसी और की बन गई, पिछले 5 साल से सरकार है, चल रही है। तो पांडुरंग गांवकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं। और तमाम साथियों से भी कहूंगा कि आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। गोवा की बात भी होगी, मणिपुर की बात भी होगी, और बात उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब की भी होगी। सीधे आना चाहूंगा जयशंकर जी आपके पास। इन आंकड़ों के आधार पे, हालांकि मैं बार बार इस बात को एंडोर्स कर रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में अगर वहां के सीएम नहीं बदलते तो कह सकता था कि हाँ, ये अभी तक जो धारा बह रही है उसी धारा के आधार पे है। लेकिन ये जो अपने आंकड़े हैं, ये 3 दिन पुराने हैं, जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। और अब आगे क्या होगा, जैसा बहुत ही साफगोई के साथ में दिनेश जी ने बताया। आप इन आंकड़ों को देख करके क्या कह रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, जनता में तो चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसके खिलाफ एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, असंतोष भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं दिनेश जी की इस बात से सहमत हूँ। एक तो विपक्ष बिखरा हुआ है। हालांकि जहां पे सीधी लड़ाई होती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, वहां पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की स्थिति में होती है। पिछली बार जरूर उत्तराखंड में जिस तरह से हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, और पार्टी का सफाया हो गया था, और हरीश रावत खुद भी दोनों जगहों से चुनाव हार गए थे। तो उसको लेकर के चूंकि कांग्रेस के अंदर की जो सिरपुटव्वल है, वो अपने आप में सबसे बड़ी दुश्मन उसकी वही है, कांग्रेस की दुश्मन कांग्रेस होती है। तो एक कारण है। अब लेकिन आम आदमी पार्टी जैसा ठीक कर रहे थे, अजय कोठियाल के अलावे और कोई बड़ा नाम या कोई चेहरा नहीं है, ना ही कोई संगठन अभी तक खड़ा हो पाया है वहां उत्तराखंड में। तो वो कोई बड़ी चुनौती नहीं बन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी कुछ एक इलाकों में जो दलित मतों का वो सेंध लगा सकती है, उसमें वो समाजवादी पार्टी का भी हरिद्वार या उसके जो तराई के इलाकों में कहीं कहीं उसका भी थोड़ा बहुत है। तो लेकिन कोई निर्णायक भूमिका इन दलों की है नहीं। तो जब बात आएगी कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, तो उस समय जो भाजपा विरोधी मत हैं, वो हमको लगता है कि कांग्रेस के साथ ही कंसल्टेट करेंगे, मजबूरी में करें या चाहे जिस भी कारण से करें। तो उसको देखते हुए अभी की तारीख में, अब देखिए बार बार यही बात उठ रही है कि जब पुष्कर सिंह धामी क्या करेंगे,
उनके नेतृत्व में कैसी सरकार बनेगी, कैसी काम करेगी, उसको देख करके फिर जो अगला हमारा जो ओपिनियन पोल होगा वो मुनसर करेगा। क्योंकि अभी तो ठीक है, अब चूंकि मुख्यमंत्री ही बदल गया, बहुत सारी बातें तीरथ सिंह रावत जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, उनके कामकाज की शैली को लेकर के जो चल रहा था, तो अब तो पलट गया, वो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। अब नए मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन वही बार बार मैं जो कह रहा हूँ, और इसका इशारा दिनेश जी ने भी किया था, कि अगर वही पुराने घाघ लोग जो हैं, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और जितने चेहरे हैं जो हर सरकारों में एकदम कुंडली मार करके पहुंच जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो तो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, तो उसमें अपना वो वर्चस्व जुड़ाने, सबके मन में बना हुआ है कि हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो अगर ये नया लड़का अगर बन गया और ये कामयाब हो गया, तो फिर तो हमको आगे चल करके हमारा भविष्य क्या होगा। तो ये सारी बातें जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये करती हैं, चोट पहुंचाती है। और अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो केंद्र सरकार के जो फैसले होंगे, जो महंगाई कम करने की बात होगी, जो बेरोजगारी दूर करने की, क्योंकि उत्तराखंड की इकोनॉमी जो है, बहुत सारा वो जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी कही जाती थी, कि लोग बाहर काम करते थे, नौकरी पेशा लोग रहते थे, वहां से जो मनी ऑर्डर आता था उससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती रहती थी। तो वो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर स्थानीय स्तर पर बन पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा कारक होगा। जी। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस सर्वे के दौरान जो बातें हम लोगों के सामने आई उसमें ये भी है कि कांग्रेस की जो सीटें आप देख रहे हैं 37 से 39, ये सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ सरकार बनाने के काबिल तो है ही, क्योंकि 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 37 से यानी 37 से लेकर के 39 सीटें अगर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि कांग्रेस कंफर्ट जोन में है और सरकार बना सकती है आज की तारीख में। इसके अलावा ये सीटें कांग्रेस की बढ़ सकती थी तब जबकि कांग्रेस में बिखराव, जो अभी दिनेश जी कुछ देर पहले बोल रहे थे बिखराव वाली बात, ये बिखराव की बात बार बार वहां सुनाई दी हमारी सर्वे टीम जब बात कर रहे थे, तो और ये बिखराव अगर न रहे तो कांग्रेस शायद जो बीजेपी पिछले 2017 में जो सीटें लेकर आई थी 57 सीट, वहां तक पहुंच सकती है कांग्रेस। लेकिन क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक ज़बरदस्त वातावरण बना हुआ है, ये सर्वे के आधार पे कुछ बातें जो सामने आई उस आधार पे मैं आप तक रख रहा हूं, क्योंकि बार बार सीएम बदलना और सीएम जो थे उनके अलग अलग, त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक अलग अपना काम करने का ढंग, तीरथ सिंह रावत के काम करने का ढंग अलग, और उसके अलावा जब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे उनके खिलाफ भी एक ज़बरदस्त मोर्चा हावी रहा, और इसी कारण आपको पता ही है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारे मोर्चे जो अलग अलग ढंगों से काम कर रहे हैं, और वो भी जो लेग पुलिंग कहते हैं, टांग खींचना जिसको कहते हैं, वो टांग खिंचाई के कारण भी भाजपा को वहां नुकसान हो रहा है। आगे कब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज की तारीख में उत्तराखंड से बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सीधा बढ़ेंगे गोवा, और गोवा से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और अगर गोवा से जुड़े हुए हैं तो वहां की बिल्कुल जो तमाम बातें हैं हम तक पहुंचाएंगे हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े, लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि गोवा में आखिर, क्योंकि गोवा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी 2017 में, लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की, और उस समय क्या दलीय स्थिति थी वो आप लोगों को बता दूं। बीजेपी को 13 सीटें आई थी 32.5% वोट के साथ में, कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई थी। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, आप देख रहे होंगे सेकंड नंबर पर ऊपर से देखेंगे गोवा है, कुल सीटें गोवा में 40 हैं, 40 में से किसी को भी सरकार बनाने के लिए 21 सीटें चाहिए, 21 में से किसी के पास भी 21 सीटें नहीं आई थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जिसके पास 17 सीटें थी, 17 सीट्स, और बीजेपी के पास 13 सीट्स थी, 13 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 10 सीटें गई थी, जिसमें एमजीपी यानी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 3, फिर जीपीएफ यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं आई थी, अदर्स भी थे, ये तमाम थे। बहुत अच्छे ढंग से पांडुरंग गांवकर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ उस समय, और लेकिन आज की तारीख में
भी जो आंकड़े हैं वो भी मैं कहूंगा कि स्क्रीन पे लेके आइए कि आज की तारीख में वहां क्या कुछ होने वाला है। ये आंकड़े ले आते हैं उसके बाद। तो ये आंकड़े आप देख रहे हैं कि 40 सीटों में आज की तारीख में बीजेपी 13 से 15 सीटें, जो पिछली बार इनके पास 13 सीटें थी, इस बार एक सीट बढ़ती हुई अगर दोनों मीन निकाला जाए तो 13 से 15 सीटें, यानी कि हो सकता है 14 सीटें, 13 सीटें, 15 सीटें, उतनी जितनी थी उतनी सीटें आती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस 20 से 22 सीटें बढ़ रही है, यहां पर कांग्रेस बढ़ रही है। और लेकिन अगर नेक टू नेक कहें, वहां पर नेक टू नेक वाली स्थिति है और 4 से 6 सीटें गोवा में अदर्स के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी काफ़ी मेहनत कर रही है। आज ही आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स में से एक वहां मौजूद हैं। पांडुरंग गांवकर जी, आपके पास सीधा आना चाहूँगा। पुराने आंकड़े और आज के आंकड़े, आज की तारीख में जो ओपिनियन पोल है, इनको देख करके और पिछली बार 5 साल में सरकार कैसी रही, ओपिनियन क्या है लोगों का, और आज का जो ओपिनियन पोल है हमारा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? ये जो आपने ओपिनियन पोल जो बनाया हुआ है वो भी आज की तारीख में बहुत ही सही दिख रहा है। मतलब जैसा कि आपने उत्तराखंड की बात की, गोवा में भी सिचुएशन वैसा ही है, जैसे कि बीजेपी से सत्ता जा सकती है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस को अगर लोग चुनते हैं, कांग्रेस को अगर ज्यादा सीट देते हैं, तो ये 2017 का रिपीटेशन ना हो, ये लोगों को एक डर है। इसके बावजूद कांग्रेस के पास अभी फिलहाल अच्छे चेहरे भी नहीं है जिनको वो इलेक्शन में ला सके सामने। तो बीजेपी और कांग्रेस इसमें थोड़ा टशन तो होगा, लेकिन अगर कांग्रेस अपने मित्र पक्ष जैसे कि गोवा फॉरवर्ड, एमजीपी है, एनसीपी है, अगर आम आदमी पार्टी रहेगी, इन लोगों के साथ अगर गठबंधन बनाती है तो बीजेपी को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये 2022 का इलेक्शन। ऐसी स्थिति है अभी गोवा में। लेकिन और एक बात आपको मतलब देश को भी जानना चाहिए कि गोवा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सबसे ज्यादा बहुमत जो अभी है वो के पास है। 27 उनके लोग हैं और एक इंडिपेंडेंट मिला के 28, कुल मिलाकर 28 लोग उनके पास है। ये पहली बार हुआ है गोवा के इतिहास में। लेकिन ये इतिहास भी मेरे ख्याल से 2022 में बदल सकता है, क्योंकि बिल्कुल जनता अभी बीजेपी के फेवर में नहीं है। चाहूँगा कि ये जो पिछला 5 साल का इतिहास है कामकाज का, 5 साल नहीं कहें 4.5 साल कह लें, 4.5 साल का इतिहास, क्योंकि 6 महीना अभी और बचा है, इसमें जो आप कह रहे हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी शासित प्रदेश में बीजेपी का जैसा, और उसके अलावा बहुत दूसरे फैक्टर हैं जिसको लेकर के, जिन चीज़ों को लेकर के बीजेपी उत्तर भारत में राज करती है, कुछ मुद्दे वैसे उठाती है, जैसे गौमांस का मुद्दा या बीफ का, गौमांस छोड़ दीजिए, बीफ का मुद्दा है, बाकी है नॉन वेज, बाकी इन तमाम चीज़ों को, हिंदू मुस्लिम या सिख की बात, यहाँ सिख की बात नहीं होती है, लेकिन गोवा अपने आप में एक दूसरे ढंग का राज्य है। ये इन मुद्दों के बाद भी वहाँ बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करने में सफल हो पाई है क्या? ये पिछले 4.5 साल में उनका जनाधार बढ़ा है क्या? आपने बहुत मतलब सही सवाल अभी ये किया है कि ये अगर अब 4 साल ही नहीं, उसके पीछे भी जाते हैं। हमने पिछले 9 साल में ये चौथा सीएम है, 4 सीएम देखे हैं। मनोहर पर्रिकर जी थे, उसके बाद पार्सेकर जी आए, उसके बाद फिर पर्रिकर जी आए, और उसके बाद फिर भी प्रमोद सावंत है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये गोवा का कल्चर ऐसा है कि यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ किसी के खाने में दखल अंदाजी लोग नहीं पसंद करते हैं। जो चाहिएगा, जो धर्म के लोग जो चाहते हैं वो यहाँ खा सकते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि उत्तर भारत में जो स्थिति है वैसे अभी गोवा में नहीं है। गोवा ने बार बार परिवर्तन दिखाया है, बार बार बीजेपी को प्रॉब्लम क्रिएट की है। 2012 का इलेक्शन छोड़ दिया, मतलब उस वक्त 21 सीटें मिली थी जो पूर्ण बहुमत था। ये इलेक्शन छोड़ के कभी भी पिछले 20-25 सालों में बीजेपी को इतना बहुमत नहीं दिया था। और यहाँ जैसा कि आपने कहा कि एक बात समझ लेनी चाहिए कि 14 से 15 सीटें ऐसी है जहाँ क्रिश्चियन लोग चेहरे सामने आते हैं, और ज़्यादातर के वोटर जो है वो क्रिश्चियन है। और कुछ 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे हैं जहाँ पर क्रिश्चियन हिंदू इसका मतलब वोटिंग जो शेयर है वो लगभग नजदीक रहता है। तो ये है
ये गोवा का कल्चर बहुत ही मतलब मैं इसको कहूँगा कि रिजर्व है, तो ये मुश्किल होगा किसी को तोड़ने के लिए। मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हैं गोवा एक छोटा सा राज्य है, 40 सीटें हैं, 40 में से 21 सीट चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। और इस वक्त जो पिछले 2017 का जो चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी को 13 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें आई थी और अदर्स के खाते में 10 सीटें गई थीं। और कांग्रेस बहुत ही कंफर्टेबल थी कि सरकार उनकी बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई, रातों रात बीजेपी सरकार बना ली। 13 में उसने 10 सीटें और जोड़ करके, और उसको 23 सीटों तक 21 की जरूरत थी और 23 सीटों तक लेकर के गई। और आज की तारीख में जैसा बता रहे हैं पांडुरंग गांवकर जी की 28 सीटों के साथ बहुत ही मजबूत स्थिति में बीजेपी है। लेकिन चुनाव के बाद क्या कुछ होगा, और आज की तारीख में अगर गोवा में चुनाव हो जाए तो परिस्थितियां जो हैं हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से वो ये दिख रही हैं कि बीजेपी के खाते में जो पुरानी सीटें थी उतनी सीटें तो आएंगी, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। और कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के आसपास, मतलब सरकार बनाने के करीब, बहुत करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 20 से 22 सीटें अगर इनका आप मध्यम मीन निकालिए तो ये आता है 21 सीटें, जो 21 सीटें बनाने की जरूरत है। इसके अलावा अदर्स के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी भी वहां काफी मेहनत कर रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी काफी मेहनत कर रही है, उसमें एक गोवा है, दूसरा पंजाब है आजकल। उसके अलावा फिर सेकेंड फेज में अगर देखें तो वो उत्तराखंड है और उधर गुजरात है, और उत्तर प्रदेश भी है, जहां भी काफी मेहनत के साथ आम आदमी पार्टी काम कर रही है। तो एक आम आदमी पार्टी कहें या दूसरी पार्टियां कहें, दूसरे दल कहें, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, सबका एम यही होता है चुनाव जीतना। लेकिन सीधे दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा, गोवा के इन आंकड़ों को देख करके आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? क्योंकि इस बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं, फिर भी बीजेपी अगर लूज नहीं कर रही है तो कांग्रेस गेन जरूर कर रही है यहाँ पे। और जब कांग्रेस गेन कर रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आज की सरकार से नाराजगी तो है लोगों में। जी, ये आंकड़े राजीव जी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी पहले पुरानी वाली स्थिति पे कायम है और कांग्रेस थोड़ा गेन कर रही है, और जो अदर्स थे वो लूज कर रहे हैं। इन आंकड़ों से ऐसा लग रहा है। लेकिन हमें लगता है कि जो देश भर में माहौल बन रहा है और उसके बाद जो अगला ओपिनियन होगा वो थोड़ा सा और डिफरेंट होगा। और जैसे पांडुरंग जी वहां जानते हैं, सब चीजों को जानते हैं, वो बेहतर बता पा रहे हैं कि वहां ये सीन बदलेगा थोड़ा बहुत। और तो वही बात, गोवा में भाजपा ने सरकार लूटी है, सीधी सी बात है। और वो फैक्टर आगे भी रहेगा। भाजपा देश की सबसे मालदार पार्टी है, उनके पास बहुत माल है, और गोवा ही नहीं तमाम राज्यों में भाजपा ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। तो गोवा में रिस्की है सत्ता। और जैसे कि पांडुरंग जी ने बढ़िया बात की कि भैया बबुआ हम तुमको अपनी चवन्नी दे तो देंगे, तो कहीं लुटवा तो नहीं दोगे। ये वोटर का असमंजस है। तो वो असमंजस कांग्रेस कैसे दूर कर पाती है? कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंस वोटर को देना पड़ेगा, तब जाके उसकी थोड़ा प्लस हो पाएगा। नहीं तो ये जो कांग्रेस से थोड़ा अविश्वास हो गया कि भैया तुम तो लूट, वो एक खतरनाक बात है। और आम आदमी पार्टी को देखते हैं, आम आदमी पार्टी कितना स्कोर करती है, अदर्स बाकी इंडिपेंडेंट कितने लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत संभव कि कांग्रेस का जो बीन आपने निकाला वो थोड़ा सा ऊपर सर के, मेरा ऐसा अनुमान है। मैं वहां नहीं बैठा हूं, लेकिन जो मैं सुनता पढ़ता हूं उस हिसाब से मेरा लगता है मुझे। हो सकता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयशंकर जी, जल्दी से आपके पास आना चाहूंगा। आप इन आंकड़ों को देख करके, और खासकर जैसे अभी बता रहे हैं हमारे दोनों साथी पांडुरंग गांवकर जी सीधे गोवा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और सीधे देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिनेश जी। और चर्चा यही कि गोवा में आज की तारीख में कांग्रेस सरकार बना करके माफ करें, बीजेपी सरकार बनाई हुई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो आ सकती है, लेकिन बहुत ही एज पे है। और दिनेश जी का कहना है कि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। आप क्या कहेंगे? अनुमान है, ये कोई भविष्यवाणी भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, जो आंकड़े आए हैं ये धरातल पे काम करके आए हुए आंकड़े हैं। इस आधार पे जो आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक, जो गोवा की परिस्थितियां हैं पिछले 4.5 साल में आप और हम सब लोग देखते रहे हैं, और 2012 के बाद से जो परिस्थितियां बदली हैं वो पांडुरंग गांवकर जी बता भी रहे थे। आप ओवरऑल क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए गोवा में जो अभी सरकार चल रही है तो
जितनी भाजपाई है लगभग उतना ही कांग्रेसी भी है। कांग्रेस के लोग भी उसमें सरकार में उसी तरह से शामिल हैं। जो रीजनल पार्टी है उसमें अधिकतर लोग कांग्रेस से निकल कर ही बाहर गए थे, वो लोग उसमें शामिल हैं। तो मिलजुल करके देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा की ही सरकार चल रही है वहां पे। तो गोवा के लोगों ने तो बार बार, जैसा पांडुरंग बता रहे थे, कि भाजपा को कभी उन्होंने तरजीह नहीं दी, क्योंकि वहाँ जो सेकुलर फैब्रिक है वहाँ का, वो जो बना हुआ है, उसमें इस तरह के जो हेट्रेड या हिंदुत्व या ऐसा फिलॉसफी वहाँ काम नहीं करती है। तो पिछली बार भी उन्होंने 13-14 सीटें ही दी थी, लेकिन अब जोड़ तोड़ में माहिर थे, वो अपना बना ले गए। मैं इस बात से पांडुरंग की सहमत हूँ कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा अपना बड़ा दिल दिखाए और अपने को कि हम 100 साल पुरानी पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी का ईगो थोड़ा सा परे रख करके, अगर वो एनसीपी और एमजीपी है या आम आदमी पार्टी है या और जो सरकार के विरोध में जो शक्तियां हैं वहां पे, उनको एकजुट करके अगर कोई एक मोर्चा बनाती है, तो हमको लगता है कि ये 30 से अधिक का आंकड़ा बन सकता है। इसका आंकड़ा 30 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक तो ये है कि पहले आपको भरोसा दिलाना होगा कि आप टिकाऊ उम्मीदवार नहीं देंगे। जो आप टिकाऊ उम्मीदवार देंगे, चाहे हारे चाहे जीते, आपकी पार्टी में रहेंगे। अब आप देखिए कि क्या हुआ, मतलब प्रताप सिंह राणे जैसा नेता जो कई बार मुख्यमंत्री रहे वहां पे, उनके बेटे विश्वजीत सिंह राणे चले गए बीजेपी में, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, और अभी मुख्यमंत्री के साथ उनका जो बकचक शुरू हुआ था, बयान युद्ध, वाक्य युद्ध जिसको बोले हम, कोरोना को लेकर के, वो कुछ और फिगर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और फिगर बता रहे हैं, आपस में खूब हुआ। तो कांग्रेस अगर इसको थोड़ा कैल्कुलेट कर ले, अगर उसको उनके अंतर विरोधों को थोड़ा सा और हवा दे सके, कुछ कर सके, एक भरोसा दिला सके कि हाँ अगली बार चुनाव होगा और हमको अगर सीटें मिलेंगी तो सरकार हम ही बनाएंगे, हम अपने लोगों को टूटने नहीं देंगे। पिछली बार क्या हुआ, इनके पर्यवेक्षक जो है होटल में इंतजार करते रह गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना सेटिंग फेटिंग करके वहां जाकर के राजभवन में अपना लिस्ट दे दिया। और चूंकि राजभवन तो तैयार बैठा था उस खेल में अपना रोल अदा करने के लिए, तो सरकार उनकी बन गई थी। इसलिए हमको लगता यही है कि एक तो जो जो स्थितियां पूरे देश भर में हैं, वो स्थितियां गोवा में भी हैं। गोवा का भी टूरिज्म बहुत प्रभावित हुआ है, जिस ढंग से कोरोना काल में हुआ है, कोरोना की को लेकर के, उसके चलते वहां तो मुख्य रूप से वही कमाई होती है, टूरिज्म ही मेन सहारा होता है। तो उस पर काफी चोट पहुंची है, लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, किस तरह से उनका हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और इस सब को लेते हुए बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई तो है ही है, चूंकि गोवा में तो ऐसे भी है। इन सारे सवालों को लेकर के अगर अपोजिशन का एक कोई फ्रंट बन सका, अगर कोई गठबंधन बन सका जो भरोसा दिला सके कि हाँ भाजपा को अब यहाँ नहीं रहने देना है, तब तो बात बन सकती है पक्का। और नहीं तो देखिए, जैसा अभी वो कह रहे थे ना कि भाई सबसे धनवान पार्टी है, सरकार उसके पास है, केंद्र सरकार उसके पास है, उसकी पॉलिटिकल विंग के रूप में सीबीआई और ईडी जैसे दो संगठन हैं, जो जहां पता लगा कि आप ये विधायक जीत के आया है और वो कहीं इधर उधर जा रहा है या नहीं, इधर नहीं आ रहा है, तो ठीक है, उसकी फाइल खोल करके उसके यहाँ पहुंच जाएंगे कि आप देखो, या तो जेल में जाओ या भाजपा में आ जाओ। तो इस तरह के लोगों से अगर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बच सकती हैं और ऐसे लोगों से थोड़ा अलग करके अपने उम्मीदवार देती हैं जो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो या कमजोर ना हो, तो फिर बात बन सकती है। अन्यथा तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो आज की तारीख में इसके खिलाड़ी है ही है। बिल्कुल। अब गोवा की बात हम कर रहे थे, लेकिन अब मणिपुर वो भी एक ऐसा राज्य है जहां पिछली दफ़ा कांग्रेस सरकार बनाते बनाते चूक गई, जैसे भाजपा में गोवा में चूक गई थी, और उसके बाद सीधा वहां पर भी बीजेपी की सरकार बन गई। आगे बीजेपी की क्या सरकार मणिपुर में बनने वाली है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2017 में स्थिति क्या थी वो आपको बता दूं। 2017 में कुल सीटें आप जान रहे हैं कि 60 है मणिपुर में, और उसमें से 31 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 31 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। और कांग्रेस को 28 सीटें आई थी पिछली दफ़ा, बीजेपी को 21 सीटें आई थी, अदर्स के खाते में 11 सीटें आई थीं। और ये जो अदर्स है और कांग्रेस के कुछ लोग बाद में ये बागी हो गए, अदर्स उनके साथ चले गए, कांग्रेस के बागी हो गए और सरकार बन गई बीजेपी की। और बीजेपी पिछले 4.5 साल से वहाँ सरकार बनाकर बैठी हुई है। अब क्या आने वाले समय में
क्या बीजेपी की सरकार रहेगी या जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और आज की तारीख में ओपिनियन पोल क्या कहता है ये आपको हम दिखाते हैं। आइए सबसे पहले जरा मणिपुर के आंकड़ों को देखें हम। मणिपुर में आज की तारीख में बीजेपी गठबंधन जो है वो अपनी सरकार को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन वहां 38 से 40 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं मणिपुर में बीजेपी गठबंधन को, यानी कि वहां बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है वो रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। 38 से 40 सीटें और कांग्रेस गठबंधन जो है उसके पास 16 से 18 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें। यहां पर बीजेपी की सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। जयशंकर जी, क्योंकि आपका ओपिनियन पोल आया तो इसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पिछले दिनों मणिपुर में थे। मार्च के महीने में, मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में हम मणिपुर में थे। वहां की राजधानी में लोगों से मुलाकात हुई, देखा। अब देखिए वहां का जो ये है डेमोग्राफी का जो सवाल है, नगा पीस एकॉर्ड जो हो रहा है नागालैंड के साथ, जो नगा के विद्रोही लोग हैं उनके साथ जो समझौता हो रहा है केंद्र सरकार का, उसको लेकर के मणिपुर का जो बड़ा तबका है उसमें बहुत बेचैनी है। क्योंकि मणिपुर के कई जिले ऐसे हैं जो नगा बहुल हैं, तो उन जिलों का क्या होगा, उन जिलों को क्या वो नगालिम जो बनने वाला है, ग्रेटर नगालिम, उसमें शामिल कराएंगे नहीं कराएंगे, आपस कानून का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तमाम बातें जो है इसको लेकर के लोगों में एकदम, जैसे किसी हमने कहा कि भाई देखो हमारी जो जानकारी है वो तो रिकॉर्ड तो लगभग हो चुका है और ये बातें होने जा रही है, तो कहा तो फिर सड़कों पर ब्लड शेयर हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो परंपरागत जो माइती लोग हैं या और लोग मणिपुरी लोग हैं वो इसको कभी कबूल नहीं कर पाए। तो इन परिस्थितियों में अगर चुनाव हुआ, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में इनके पास सबसे बड़ा जो मैनेजर है वो हेमंत बिस्व शर्मा है, जो अभी वो असम का मुख्यमंत्री भी बन गया। पिछली बार भी देखिए कायदे की बात तो यह थी कि 28 विधायक जब जीत के आए थे कांग्रेस के लोग, तो राजभवन से पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पे उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा ना कि राजभवन भी इस खेल में शामिल हो गया है। राजभवन खुल करके खेलता है, जैसे पार्टी का मुख्यालय हो उसी की तरह से वो काम करना शुरू कर देता है। नहीं तो फिर पहले बुलाते महबूब सिंह को बुलाना चाहिए था आपको, अगर नहीं बना पाते तो फिर आप बुलाते बीजेपी को, तो बात समझ में आती। लेकिन उसको न करके अब जोड़ तोड़ शुरू हो गया, उसमें से कुछ लोगों को इधर किया, कुछ लोगों को उधर किया। अभी बीच में एक बार और लगा के सरकार जा रही है, जो एन बीरेन सिंह जी हैं मुख्यमंत्री हैं, पहले पत्रकार भी रहे हैं वो, तो उनकी सरकार पे खतरा आ गया था, फिर लोगों ने सपोर्ट भी कर लिया था, जो पार्टियां थी उन्होंने अपना ये कर लिया था। लेकिन रातों रात अब वही किसी पर मुकदमे का जोर, किसी पर कुछ धमकी, किसी को प्रलोभन देकर के फिर उस सरकार को किसी तरह से बचाया गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव होता है तो देखना होगा कि नगा पीस एकॉर्ड उसमें क्या बड़ा रोल प्ले करता है। जो नगा बहुल इलाके हैं, जाहिर सी बात है वहां तो बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि नगा विद्रोही जो है उनके साथ में है, केंद्र सरकार के साथ में है। तो जैसे वो सेनापति जिला है या और एक दो जिले हैं उसमें उन लोगों का काफी हो सकता है। लेकिन बाकी जो मणिपुर के जो मैदानी इलाके हैं उन सारे इलाकों में कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी, और उसी के हिसाब से फिर हमारा ओपिनियन पोल सही या गलत साबित हो पाएगा। जानते हैं कि 60 में से अभी 53 हैं। वहाँ पर जो संख्या रह गई है विधानसभा की 53 रह गई है, क्योंकि 3 जो हैं वो उनकी विधायकी चली गई थी दल बदल कानून के तहत, 3 नहीं 4 जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, और 3 ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस हिसाब से 7 जो विधायक हैं वो चले गए और बचे 53। तो 53 विधायकों की सरकार है अभी वहाँ पर, मतलब विधानसभा है, और उसमें से बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त भाजपा गठबंधन की सरकार है। तो मणिपुर का ये हाल है, सूरत हाल है। मणिपुर पे और भी चर्चा करेंगे और आने वाले समय में कोशिश भी करेंगे कि वहाँ से कोई सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ पाएँ तो और भी बेहतर ढंग से बताएंगे।